नमस्कार। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, वो आखिर हमें मिले कैसे? इनकी कहानी आप जानते हैं कोई 1-2 साल की नहीं है। इनका सफ़र तो सदियों लंबा है, जो कई महाद्वीपों तक फैला हुआ है। तो चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं और ये भी कि कैसे ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद बने। एक कहावत है ना कि किसी चीज की असली कीमत उसके चले जाने के बाद ही समझ आती है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की हकीकत थी। उन्होंने सच में महसूस किया था कि बिना अधिकारों के जीना कैसा होता है। लेकिन जब आज़ादी मिली तो देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी, पहले अपने पैरों पर खड़ा होना। तो उस वक्त व्यक्तिगत अधिकारों से ज़्यादा ज़रूरी था देश में स्थिरता लाना। और बस यही से हमारी कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अधिकारों की शुरुआत दुनिया में हुई कैसे? शायद ये बात थोड़ी हैरान करने वाली हो, लेकिन हमारे अधिकारों की जड़ें भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं और बहुत गहरी हैं। ये सफर शुरू होता है आज से सैकड़ों साल पहले, एक राजा के फरमान से। तो बात है साल 1215 की, जगह इंग्लैंड। वहाँ एक राजा थे, किंग जॉन। भाई वो अपनी मनमानी और जुल्म के लिए काफ़ी बदनाम थे। उन्हें जंग लड़ने का बड़ा शौक था और इसका सारा खर्चा वो अपने मंत्रियों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर वसूलते थे। और सोचिए, अगर कोई टैक्स देने से मना कर दे तो बस उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त और उसे बिना किसी सुनवाई के सीधा जेल में डाल दिया जाता था। तो इस जुल्म के खिलाफ हुआ ये कि सारे मंत्री एक हो गए और उन्होंने किंग जॉन को एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। इसी डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। अब देखिए, इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि अधिकारों को बाकायदा लिखकर मांगा गया और हासिल भी किया गया। इसने एक बहुत बड़ी और सीधी बात कही कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, राजा भी नहीं। और बस यही एक सोच आगे चलकर दुनिया भर के संविधानों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अच्छा, यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। मैग्ना कार्टा तो आ गया 1215 में, है ना? लेकिन अधिकारों की लड़ाई में जो अगला बड़ा कदम था, उसे आने में 500 साल से भी ज्यादा लग गए। मतलब जब अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ तो उनका पूरा फोकस इस पर था कि भाई सरकार कैसे चलेगी, लोगों की आज़ादी की रक्षा कैसे होगी, इस पर उतना ध्यान था ही नहीं। लेकिन जनता कहाँ चुप बैठने वाली थी। लोगों ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। तब जेम्स मैडिसन नाम के एक नेता ने मैग्ना कार्टा से ही प्रेरणा लेकर अमेरिकी संविधान में 10 संशोधन पेश किए। और यही 10 संशोधन आज दुनिया भर में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। यही वो दस्तावेज है जो बोलने की आज़ादी और धर्म की आज़ादी जैसे बुनियादी हक की गारंटी देता है। तो चलिए, अब दुनिया के इस सफर से वापस अपने देश भारत लौटते हैं। यहाँ ब्रिटिश राज का दौर था और उस दौर में भारतीयों के लिए अधिकार बस एक दूर का सपना थे। मतलब अपने ही देश में उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन जैसा महसूस कराया जाता था। और अधिकारों की इसी कमी ने स्वराज यानी स्वशासन की पहली चिंगारी को हवा दी। तो भारत में अधिकारों के लिए जो पहली बुलंद आवाज उठी, वो थी 1895 में स्वराज बिल के तौर पर। लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रेरित इस बिल में पहली बार बाकायदा बोलने की आज़ादी, निजता और वोट देने जैसे हक की मांग रखी गई। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने इसे कानून तो कभी बनने नहीं दिया, लेकिन इसने एक सपना ज़रूर जगा दिया था। एक ऐसे भारत का सपना जहां हर नागरिक के पास अपने अधिकार होंगे। अब जैसे जैसे ये मांगें बढ़ रही थीं, ब्रिटिश अधिकारियों ने एक बहुत ही घमंड भरा दावा कर दिया। क्या? कि भारतीय अपना संविधान खुद बना ही नहीं सकते, उनमें वो काबिलियत ही नहीं है। और इसी घमंड में चूर होकर उन्होंने भारत में सुधारों के लिए इंग्लैंड से साइमन कमीशन भेज दिया। और विडंबना देखिए, जो कमेटी भारत का भविष्य तय करने आई थी, उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। बस इस अपमान के खिलाफ पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। ऐसे ही एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया और उसी में हमारे महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए। उनकी शहादत ने आज़ादी की आग को और भड़का दिया। अंग्रेजों के इस रवैये से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि अगर भारत को अपना भविष्य बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट भी खुद ही तैयार करना पड़ेगा। और इसी इरादे के साथ हमारे नेताओं ने एक आज़ाद भारत का अपना विजन दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक
3 बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए गए। सबसे पहले आई 1928 की नेहरू रिपोर्ट। ये एक तरह से संविधान बनाने की पहली भारतीय कोशिश थी। इसमें डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटिश राज के अंदर ही सेल्फ रूल और 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। लेकिन जल्द ही ये मांग और बड़ी हो गई। 1930 के लाहौर सेशन में नारा गूंजा पूर्ण स्वराज का, यानी अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और फिर 1931 के कराची प्रस्ताव ने ये साफ किया कि इस स्वराज का मतलब क्या होगा और भविष्य के संविधान का एक खाका तैयार किया। और हाँ, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जिस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, 26 जनवरी, उसी तारीख को सम्मान देने के लिए बाद में भारत का गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। तो अब हम कहानी के लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। ये वो दौर था जब भारत का संविधान लिखने वाली सभा यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी। इस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े इवेंट्स हो चुके थे, जिसने अंग्रेजों को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। 1940 का जो दशक था ना, वो बहुत ही तूफानी था। 1942 में भारी दबाव के बीच क्रिप्स मिशन आया और उसने पहली बार माना कि हाँ, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का हक है। उसी साल गांधी जी के करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी। और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का रास्ता साफ कर दिया। अब भारत अपना भविष्य खुद लिखने के लिए तैयार था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 9 दिसंबर 1946। इस दिन हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यहीं से एक आज़ाद भारत का संविधान लिखने का वो महान काम ऑफिशियली शुरू हुआ। चलिए, अब कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, भारत का अपना मैग्ना कार्टा। सवाल ये है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को लेकर कैसी बहस हुई, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थीं और आखिरकार उन्होंने इन अधिकारों को डिज़ाइन कैसे किया। 2 साल 11 महीने और 17 दिन, जी हाँ, इतना वक्त लगा था भारत का संविधान लिखने में। जरा सोचिए, हर एक शब्द पर, हर एक अधिकार पर घंटों तक बहस चली। ये कोई मामूली काम नहीं था, एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल प्रयास था। और जैसा मैंने कहा, ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ देश बंटवारे का दर्द झेल रहा था, चारों तरफ हिंसा का माहौल था और रिसोर्सेज तो ना के बराबर थे। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे हमारे नेताओं ने एक बहुत ही मुश्किल लेकिन समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि सारे के सारे अधिकार एक साथ तुरंत लागू नहीं किए जा सकते हैं। और इसी प्रैक्टिकल सोच का नतीजा था कि अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले थे पार्ट 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो पक्की गारंटी हैं कि अगर ये अधिकार कोई छीने तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। और दूसरे थे पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निदेशक तत्व। अब ये क्या हैं? ये सरकार के लिए एक तरह से नैतिक कंपास हैं। वो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य हैं जिन्हें सरकार को हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन इन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। तो आज हमारे मौलिक अधिकारों की तस्वीर कैसी है? चलिए, कुछ जरूरी बातें फटाफट समझ लेते हैं। पहली बात, शुरू में 7 अधिकार थे, अब 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में हटा दिया गया। दूसरी बात, ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए इन पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो कुछ यहाँ रहने वाले हर इंसान के लिए। और हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। और इस तरह हमारी कहानी एक पूरा चक्कर लगाकर वहीं पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी। हमारे संविधान का पार्ट 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसे आज गर्व से भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये उस 800 साल लंबे सफर को एक सलाम है जो एक राजा के फरमान से शुरू हुआ था और एक आज़ाद देश के संविधान पर आकर खत्म हुआ। तो ये पूरी कहानी हमें आज एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, सवाल ये उठता है कि वो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसे हमारा अगला मौलिक अधिकार बनना चाहिए। क्या वो राइट टू वर्क होना चाहिए या फिर राइट टू हेल्थ? सोचने वाली बात है ना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।